नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनजीओज के लिए जो सबसे जरूरी टूल है, प्रपोजल राइटिंग। बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं बार बार, कई जगह एक जैसे सवाल कई लोगों से मेरे पास आते हैं कि हम फंड्स कैसे लें। मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी आज से कई साल पहले इसी लेवल पर थे। हम भी ये प्रयास करते थे कि कोई हमें बताए कि किस तरह से अपने एनजीओ, अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप फंड्स ले सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से ये बातें हम लोगों ने जो सीखी हैं पिछले कुछ साल में, मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सरल भाषा से ये पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन कौन सी बातें हमें प्रपोजल राइटिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा किस तरह की कंपनी है जो सीएसआर देती हैं, किस किस तरह के एनजीओज हैं जो सीएसआर ले सकते हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं इस चीज़ के लिए, क्या क्या बातें हैं जो हमें प्रपोजल राइटिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, क्या आधार होता है जिसके आधार पर कंपनी ये डिसाइड करती है कि इस एनजीओ को हम फंड्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अपना जब आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो उस दौरान क्या क्या डेटा आपकी प्रपोजल के अंदर होना चाहिए, ये बात भी आपको बहुत जरूरी है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके प्रपोजल के अंदर आधारभूत डेटा पॉइंट्स नहीं हैं तो शायद आपका प्रपोजल सेलेक्ट नहीं होगा। कौन सी कंपनियां हैं जो आपको फंड्स दे सकती हैं, किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। आपको कितना फंड मिल सकता है। जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि यार 10 करोड़ का प्रपोजल भेज दो, 20 करोड़ का। हमें ये भी डिसाइड करना है कि कितना प्रपोजल हमें फंड्स चाहिए और कितना हमें डिमांड करना चाहिए कंपनी से। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, प्रपोजल राइटिंग की एक टेम्पलेट्स आपके पास कैसे मिल सकती है आपको, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको ये सारी जानकारी हम लोग शेयर कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन होता है, आप उसको भी दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। वीडियो को शेयर करें और अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी एनजीओ प्रपोजल राइटिंग के लिए। आइए तो हम बात करते हैं कंप्लीट प्रपोजल राइटिंग के लिए कौन कौन सी चीजें जो जरूरी हैं। सबसे पहले आपके प्रपोजल के अंदर आपके एनजीओ के बारे में पता होना चाहिए कि एनजीओ क्या है। तो उससे पहले एक फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है कवरिंग लेटर। तो किसी भी प्रपोजल का एक कवरिंग लेटर, जिस तरह से आप रेज्यूमे बनाते हो, आप नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी में भी एक कवरिंग लेटर हमें देना पड़ता है। इसी तरह से जब हम प्रपोजल एनजीओ के लिए लिखते हैं तो एक कवरिंग लेटर जिसमें बहुत क्लियरली आपका सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए कि किस टॉपिक के ऊपर, क्या प्रोजेक्ट के ऊपर आप फंड्स चाहते हैं या प्रपोजल है आपका। और एक 3 या 4 लाइन में आप ब्रीफ में प्रपोजल की डिस्क्रिप्शंस भी दें, क्योंकि एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने में आदमी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 लाइन का मेल पढ़कर वो ये जान सकता है कि इस प्रपोजल में मेरे संबंधित चीजें हैं कि नहीं, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये चीज आपको लिखनी जरूरी है अपने कवरिंग लेटर के अंदर। फिर है आपका एनजीओ का ब्रीफ, आपको लिखना है। ये ब्रीफ भी एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े हम लोग कई बार 2-3 पेज लिख देते हैं एनजीओ के बारे में, एक पूरी एनुअल रिपोर्ट हम लगा देते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। एक पैराग्राफ में एनजीओ के बारे में आप लिखें, आपने क्या करा है, उसका आपके एनजीओ का विजन, आपका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके एनजीओ के, जिसके बारे में आपको इस प्रपोजल के इनिशियल पेजेस पर लिखना चाहिए। की माइलस्टोन आपने क्या अचीव करा है। जैसे मैं आप उदाहरण देता हूं कि हम 2013 से जब हमसे काम कर रहे हैं तो अभी तक हम लोगों ने करीब 650 से ज़्यादा महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाया है। करीब 300 से ज़्यादा गांव में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने करियर गाइडेंस प्रोवाइड की है। करीब 9 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी है बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में, करीब 10 से 15 बुलेट पॉइंट्स हों आपकी, जिससे ये पता चल जाए कि आपकी एनजीओ क्या करती है। तो ये जानकारी हो गई हमारी एनजीओ के बारे में, और ये 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज में आपको कवर करना है। अगर आप हो सके तो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो जनरली एक समरी टेबल आप बना सकते हो। समरी टेबल में आप एनजीओ के लीगल
डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप लिख सकते हो, जैसे आपका एनजीओ का टाइप क्या है, आप सोसाइटी हैं, ट्रस्ट हैं, सेक्शन 8 कंपनी है, या फिर आप एक फॉर प्रॉफिट कंपनी भी हो सकती हैं। तो आप वो लिखें कि आप टाइप, आपके एनजीओ का नाम, आपका टाइप, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास 12A है तो उसके नंबर, आपके पास FCRA है तो FCRA का नंबर, FCRA की एक्सपायरी डेट आपको लिखना जरूरी कि कितने साल या कौन सी डेट को वो एक्सपायर होगा। और अब सबसे जरूरी एक CSR1 आपको लेना जरूरी है। नीति आयोग का एक दर्पण ID होता है, वो भी आप अपने प्रपोजल के अंदर लिखें, क्योंकि आजकल सभी कंपनियां चाहती हैं कि क्या आप सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं, ये बात भी जरूरी है। आप अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम्स, इनके भी लिंक भी आप प्रपोजल के अंदर लिख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्टैक्ट पर्सन, आप जब प्रपोजल लिख रहे हैं तो आप प्रपोजल के अंदर कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, उसका ईमेल ID, उसका फोन नंबर, और फोन वो होना चाहिए जो हमेशा एक्टिव रहे। और लोकेशंस, आप कहाँ कहाँ आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम कर रहा है। मान लो आप किसी कंपनी जो बैंगलोर में है उसको आप प्रपोजल भेज रहे हैं और उसका ऑपरेशन सिर्फ बैंगलोर में है, लेकिन आपका काम सिर्फ राजस्थान, जयपुर में है, और तो इसके चांसेस बहुत कम है कि वो कंपनी आपका प्रपोजल कंसीडर करेगी जयपुर में। तो क्या आप बैंगलोर में ऑलरेडी हैं, तो जो भी आपकी लोकेशंस हैं उनके बारे में भी आप इनिशियल जो आपके 2 पेज में जो एनजीओ के बारे में आप लिख ले, उसके बारे में आप जरूर लिखें। तो फर्स्ट पेज हो गया कवरिंग लेटर। नेक्स्ट 2 पेज जिसमें आप एनजीओ के बारे में लिखें, एनजीओ का विजन, मिशन, एक समरी स्टेटमेंट, प्रोफाइल, की माइलस्टोन, ये आपने लिख दिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारा प्रपोजल शुरू होता है। सो 4th या 5th पेज पर आप जाके जब फर्स्ट सबसे ऊपर आप प्रपोजल का टॉपिक क्या है, किस तरह का, जैसे हम बात करते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारे प्रपोजल जो लिखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है माई विलेज माई बिजनेस, मेरा गांव मेरा व्यवसाय। तो हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है जो महिलाओं को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है इतने गांव के अंदर। और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, आप 12 मंथ के लिए बात कर रहे हैं, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आप बात कर रहे हैं, और किस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट सबसे ऊपर आप लिखें। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्यों आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किस लोकेशन पर कर रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, या फिर आप बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, आदिवासी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आप एनिमल के लिए काम करना चाहते हैं, आप एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी आपके प्रेफरेंसेज, जो प्रॉब्लम एरिया, सबसे पहले प्रॉब्लम पता होना हमें बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि भाई हमें फंड्स दे दो, ये बिल्डिंग बनानी है साहब, हम स्कूल खोलना चाहते हैं। क्यों खोलना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए। दुनिया भर के स्कूल हैं, तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ या हाफ पेज का आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, सबसे जरूरी। उसके बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी एक मेथडोलॉजी, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन दें। आप इसको शायद आप 2 पेज तक भी लिख सकते हैं। आपकी मेथडोलॉजी क्या है, ये भी आपको लिखना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम महिलाओं को जब एंटरप्रेन्योर बनाते हैं या बच्चों को करियर गाइडेंस देते हैं, तो हमारा एक अप्रोच है जिसमें 7 या 8 स्टेप का हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर लोकेशन में, तो वो हमें कवर करना पड़ता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितनी लोकेशंस पर आप ये कर रहे हैं। तो ये जब हमने लिख लिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन हमने लिख लिया। अब इसके बाद में जब आप सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, तो इंप्लीमेंट करने के दौरान आपके लिए सबसे जरूरी है आउटपुट, और इसका आउटकम क्या है। इमीडिएटली आप काम करें, अगर एक महिला को आपने स्किल ट्रेनिंग दी, तो स्किल ट्रेनिंग दी तो उसके अंदर स्किल आ गई, वो एक जॉब कर सकती है या अपना खुद का कोई रोजगार खोल सकती है। एक आउटकम है, एक आउटपुट है। आउटपुट होता है जो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है, आउटकम जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म आता है। एक महिला जब एम्पावर हो गई या एक बच्चे को जब एजुकेशन मिल गई, तो वो आगे चलकर अपने जीवन में बहुत अच्छी चीजें कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एजुकेशन का आउटकम है। आपने एक बच्चे को स्कॉलरशिप दी, वो इंजीनियरिंग करके या MBA करके एक सक्सेसफुल करियर में एक अच्छा सिटीजन बनता है, दिस इज आउटकम। लेकिन आपने आउटपुट ये है कि आपने इमीडिएटली एक बच्चे को स्कॉलरशिप दी, और जो बच्चा एक कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा या पढ़ नहीं पा रहा था, उसको इंजीनियरिंग करने के लिए, उसको मेडिकल करने के लिए, उसको BTech करने के लिए एक रास्ता मिल गया जो आपके सहयोग से, वो है इमीडिएट आउटपुट। तो हमारे प्रपोजल के अंदर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, और थर्ड है आउटपुट क्या है आपका, आउटकम या डिलीवरेबल्स क्या है, ये हमें लिखनी जरूरी है। प्रपोजल के नेक्स्ट स्टेप में हमें जो लिखना है लोकेशन, आप कहाँ पर ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो ये लोकेशन और आपने ये प्रोजेक्ट लोकेशन क्यों सेलेक्ट किए ये भी हमें लिखना जरूरी है। और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट होने चाहिए, जैसे कि आपके बीपीएल स्टेटस क्या है, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी, आप इनके लिए काम कर रहे हैं क्या, ट्राइबल्स के लिए काम कर रहे हैं आप, एसिड विक्टिम्स के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके एरिया में कितने एसिड विक्टिम्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे। इसके अलावा डिसेबल लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, क्राइम रेट पर आप काम कर रहे हैं, होमलेस लोगों के जिनके घर नहीं है जिनके पास, उनके लिए काम कर रहे हैं, भिखारी लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। तो ये सारे डेटा पॉइंट जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आपकी प्रॉब्लम को क्वांटिफाई करना जरूरी है। कई बार हम बोल लेते हैं कि हमारे साहब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। बस ये एक प्रॉब्लम लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा कि महिलाओं की साक्षरता क्या है, पुरुषों की क्या है, पिछले 5 साल में साक्षरता का क्या लेवल है। ये सारी चीजें आपके प्रपोजल के अंदर होंगी तो आपका प्रपोजल बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। इनको आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये लोकेशन जो आपने सेलेक्ट की है, ये लोकेशन डोनर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप काम कर रहे हैं मान लो श्रीनगर में और कंपनी है चेन्नई में, तो श्रीनगर में कंपनी क्यों सपोर्ट करेगी आपको, तो आपको उसी कंपनी को प्रपोजल देना है जो आपके क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से लिंक है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, इंडियन ऑयल कंपनी के बारे में अगर आप प्रपोजल लिख रहे हैं तो इंडियन ऑयल ऑब्वियसली हिंदुस्तान में उनके पेट्रोल पंप्स हैं, कई जगह उनकी रिफाइनरीज हैं, कई जगह उनके जो स्टॉक सेंटर्स होते हैं वो हैं, तो आप उसके आसपास वो लोग काम करना चाहते हैं, तो इसलिए आप उनकी लोकेशंस को ध्यान में रखकर ही प्रपोजल लिखें और उन्हीं कंपनीज को आप प्रपोजल भेजें, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो लोकेशन के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेनिफिशियरीज, कि आप किसके लिए काम करने वाले हैं। तो आपके प्रपोजल के अंदर सबसे जरूरी चीज है, क्या आप ओल्ड एज होम सेंटर खोल रहे हैं, क्या आप ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, क्या एसिड विक्टिम के लिए काम कर रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए काम करते हैं, क्या बीपीएल में लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक एरिया के ट्राइबल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, या आप कोई स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, या भिखारियों को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो सर्दियों के दौरान जो है जिनके पास घर नहीं है, जो सड़क फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए एक रेन बसेरा जैसा कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। इस तरह की चीजें हैं, जो स्ट्रीट में बच्चे रहते हैं उनके लिए कोई एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आना चाहते हैं। ये सारे लाभार्थी जो बेनिफिशरीज हैं उनकी डिटेल्स भी आपके प्रपोजल के अंदर लिखी होनी चाहिए। ये मोटा मोटा जो है ये सारी चीजें हमारे प्रपोजल में लिखी होंगी तो हमारा प्रपोजल बहुत ही प्रभावी रहेगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा और डोनर को मजबूर करेगा कि इस प्रपोजल को आप कंसीडर करें। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें जानने जरूरी है, मैं आपको बता दूं। प्रपोजल आपका रेप्लिकेबल है कि नहीं है। आज आप बहुत अच्छे से जयपुर में कर रहे हैं, लेकिन क्या सिमिलर प्रोजेक्ट आप अमृतसर में भी कर सकते हैं, क्या सिमिलर प्रोजेक्ट नागालैंड में हो सकता है, तो रेप्लिकेबल है क्या, दूसरी लोकेशन में जा सकता है क्या, स्केलेबल है क्या। आज 100 लोगों को आप बेनिफिट दे रहे हैं, क्या आप 1000 लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं इसी प्रोजेक्ट के थ्रू, अगर हमारी अमाउंट्स बढ़ जाए, अगर हमारे, तो स्केलेबल है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इंडिया में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है क्या कहीं, तो हमें इसका भी ध्यान हमारे रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी, कि मान लो आज डोनर आपको पैसा दे रहा है, 1 साल के लिए आपको दिया, 2 साल के लिए दिया, लेकिन उसके बाद हमेशा तो आपको फंड्स नहीं मिलेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में सस्टेनेबल है, तो इस तरह की चीज को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी आप एक पैराग्राफ जरूर लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कि आपके प्रोजेक्ट जब चल रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें आप रिपोर्ट्स करेंगे, कहाँ किस फ्रीक्वेंसी से करेंगे, कौन सा डेटा है जो आपको वीकली देना है, कौन सा मंथली देना है, कौन सा फोर्टनाइटली देना है, या आप साल भर में रिपोर्ट देंगे, आप क्लाइंट को बताएंगे। तो ये मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशंस किस तरह से आपका प्रोजेक्ट चलता है, ये सारी जानकारी आपके प्रपोजल के अंदर लिखी रहेगी, तो क्लाइंट को बहुत ही क्लैरिटी रहेगी। अब हम प्रपोजल की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बजट।
सबसे जरूरी, क्योंकि क्लाइंट जब आपका प्रपोजल देखता है तो सबसे पहले वो देखता है प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या दिया है, और उसके बाद इमीडिएटली वो बजट देखता है कितना पैसा इन्होंने मांगा है। अगर उन्होंने देखा कि भाई प्रपोजल मेरा बजट 10 लाख रुपए तक देने का है और आपने प्रपोजल 10 लाख के आसपास ही दिया है, तो आपके चांसेस हैं कि आपका प्रपोजल कंसीडर हो सकता है, कंसीडरिंग द लोकेशंस, कंसीडरिंग आपकी मेथडोलॉजी, कंसीडरिंग द कंपनी का अप्रोच। अब बहुत सारी कंपनी जो हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, मान लो आप ये ध्यान रखें, और तो हेल्थ सेक्टर में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो डेफिनेटली हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर ही काम करना चाहेंगे। हो सकता है वो स्किल डेवलपमेंट पे काम ना करें, लेकिन कुछ कंपनी है जो ऑटोमोबाइल जैसे हीरो होंडा हो गया, मारुति हो गया, ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं। कई आईटी कंपनीज हैं स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करती हैं, हेल्थ पर भी काम करती हैं। तो हमें कंपनीज के प्रेफरेंसेस भी हमें डिसाइड करने जरूरी है या हमें पता होने जरूरी है। तो ये हो गया हमारा प्रपोजल। तो हम बजट जब लिख रहे हैं तो बजट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें कितना फंड्स मांगना है, अमाउंट। ये हमें जब अगर आप फर्स्ट प्रपोजल लिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली बहुत बड़े अमाउंट का प्रपोजल ना बनाएं, कंपनी को छोटा ही प्रपोजल बनाएं। आप अपने एनजीओ की साइज भी देखें। मान लो आपके एनजीओ की टोटल बैलेंस शीट तो 10 लाख रुपए की है और आप 1 करोड़ का प्रपोजल लिख रहे हैं, तो वो भी गलत है। आप 10 लाख रुपए का बैलेंस शीट है तो आप 15-20 लाख रुपए तक का ही प्रपोजल बनाइए। अगर आपका बैलेंस शीट आपके एनजीओ का खुद टर्नओवर पिछले 5 साल में 5 लाख रुपए ही है, अब 50 लाख रुपए का फंड्स आपको कोई नहीं देगा। ये भी बहुत जरूरी है हमें ध्यान में रखना। कई बार हम लोग ओवर एक्साइटमेंट में प्रपोजल इस तरह के बना देते हैं जो कंपनियां आपको अप्रूव नहीं करती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि क्लाइंट बेवकूफ नहीं है, क्लाइंट को सब कुछ पता है। हर महीने उनके पास कई प्रपोजल आते हैं और बहुत सारे प्रपोजल को इवेल्युएट करते हैं, उनमें से आपका प्रपोजल सेलेक्ट हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप प्रपोजल लिखें तो बहुत सारे पैरामीटर्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करें कि सैलरी में कितना खर्चा होगा, मोबिलाइजेशन में कितना खर्चा होगा, मशीन के लिए कितना खर्चा आ रहा है आपके लिए यूटिलिटीज का एक्सपेंसेस कितना है, आप ट्रेवलिंग में कितना खर्चा करोगे, एडमिन एक्सपेंसेस कितना रहेगा। ये सारे पैरामीटर्स अगर आपने क्लियरली डिफाइन किए हैं तो आपका बजट शीट बहुत ही इफेक्टिव होगा, क्लाइंट को पसंद आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस था हमारे प्रपोजल का। उसके बाद एक छोटा सा आप बहुत ही हाई लेवल रोड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप भी आप लिखें, जिससे कि क्लाइंट को ये पता हो जाए कि अगर अभी 2 साल का प्रोजेक्ट है तो किस तरह से ये कौन कौन से माइलस्टोन को कब कब अचीव करेंगे, ये भी हमें पता चलना चाहिए हमारे प्रपोजल से। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा चीजें हैं जो हमें प्रपोजल राइटिंग के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम प्रपोजल हमारा और अट्रैक्टिव हो सकता है, इसके लिए हम क्या करें, प्रपोजल लिखने के दौरान कुछ एक्चुअल पिक्चर्स जरूर इंसर्ट करें जो आपने की हैं कि और वो पिक्चर रिलेवेंट होनी चाहिए उस प्रपोजल के स्टेप्स के अंदर। जैसे अगर आप लिख रहे हैं कि महिलाओं को आप स्किल ट्रेनिंग देनी है तो स्किल सेंटर आपका जो ऑलरेडी चल रहा है वहां का आप फोटो जरूर डाल दें। प्रपोजल मेरी सजेशन ये है कि आप इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि ज़्यादातर कॉर्पोरेट के लोग इंग्लिश में अपना कम्युनिकेशन करते हैं। आप हिंदी में लिखेंगे, हो सकता है उनके यहाँ हिंदी का फॉन्ट ही ना हो उनके कंप्यूटर में, तो आपका प्रपोजल ढंग से खुले ही ना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि आप इंग्लिश में प्रपोजल लिखें। वैसे हिंदुस्तान में तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सारी चीज़ें हिंदी में हों, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और प्रपोजल आप इतने लोगों के साथ शेयर करें जितने लोगों को आप भेज सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि आपने प्रपोजल भेजा, आप सोचो कि आपको कल फंड मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आपको कई महीने लग सकते हैं, बार बार आपको फॉलो अप करना है। एक बात ये भी ध्यान रखें कि क्लाइंट को इरिटेट ना करें। क्लाइंट को इरिटेट फॉलो अप करके इरिटेट अगर आप करोगे तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट अच्छा भी हो तो वो भी रिजेक्ट हो जाए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि आप टाइम टू टाइम रिलेवेंट उनको अपने प्रपोजल के बारे में रिक्वेस्ट करें। अगर उनको कोई और डिटेल चाहिए तो वो भी आप बताएं। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रपोजल में लिखी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का वीडियो है जो हमारा एक प्रपोजल राइटिंग के ऊपर सारी चीज़ें कवर करता है। मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करता हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो इसमें कवर नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली आकर आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। और आपको अच्छा लगेगा तो आप
अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर नहीं हैं तो आप ज़रूर मुझे इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।